So, very good morning, class. A very, very good morning. Good morning, Vishali. Good morning. Good morning, Purnima. Good morning, Nishant. Good morning, Amit. A very, very good morning. नमस्कार जी, शिव जी नमस्कार. हाँ जी, कैसे आप सब? You all are safe, healthy. You all are safe, healthy. हाँ जी भाई. कैसे हो आप? आई एम वेरी वेरी गुड. सौरभ, आई एम वेरी वेरी गुड. आप ठीक हो? आप बताओ. चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स पढ़ाए लिखवाए थे, राइट? आई एम गुड हर्षित, थैंक्स. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स लिखवाए थे, यही बात है. फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन करना था 5 पॉइंट्स पे, राइट? 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करना था. वन इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, फिर हमने डिस्कस करना है सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर हमें डिस्कस करना है परपेचुअल सक्सेशन, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कॉमन सील. ये बातें डिस्कस करनी है हमारे को, राइट? यही बातें डिस्कस करनी थी. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कॉमन सील. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का. मैंने कल आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था और बताया था कि हम डिस्कशन कर रहे थे सेपरेट लीगल एंटिटी का. और मैंने होमवर्क दिया था कि हमने कहते हैं कंपनी एक तरफ, मेंबर्स एक तरफ, और इनके बीच की दीवार, इनके बीच की दीवार को क्या कहते हैं, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद है? इनके बीच की दीवार को हम क्या कहते हैं, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था. तो आप लोग मुझे बताइए क्या होमवर्क है. आंसर बताइए. व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड सार्थक एंड हर्षित. वेरी गुड सार्थक एंड हर्षित. सही जवाब इसका आंसर है कॉर्पोरेट वेल. नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल? वेल का मतलब ही क्या होता है? पर्दा. कॉर्पोरेट वेल मतलब ये एक फिक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्शन? फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन या इमेजिनरी, जो कि क्या है? इमेजिनरी. यो फिक्शन क्रिएटेड बाय लॉ.
लॉ ने एक क्या करा, फिक्शन क्रिएट किया और कहता है कि कंपनी एक तरफ, मेंबर्स एक तरफ, और दोनों के बीच में जो दीवार है, जो पर्दा है, उसे बोलते हैं हम कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट कहता है, कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट कहता है कि मेंबर्स और कंपनी अलग अलग है। एज अ रिजल्ट members are not liable for the acts of the company, company is not liable for the acts of the members। बात समझ आई? दोनों अलग अलग होने की वजह से क्या हो गया, members and company are separate, या डिस्टिंक्ट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। आइए, members are not liable, members are not liable for the act of the company, members are not liable for the acts of the company। और थर्ड पॉइंट, company is not liable for the act of members, मीनिंग thereby, इसने तीन बातें सिखाई हमारे को। इस इमेजिनेशन क्रिएट करने से तीन बातें क्या हुई हमारे साथ, कि मेंबर्स और कंपनी क्या है, अलग अलग। मेंबर्स जिम्मेदार नहीं है कंपनी की हरकतों के लिए, और ध्यान से सुनिए, कंपनी भी जिम्मेदार नहीं होगी मेंबर्स की हरकतों के लिए, ठीक है, डन। तो आइए, इससे रिलेटेड मैं अभी आपको एक केस करवाना चाहूंगा, एक केस लो करवाना चाहूंगा। आइए, क्या था वो केस लो, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस के बारे में बच्चों अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, और आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या होना चाहिए था, ठीक है। सुनेंगे मेरे साथ इस केस लो के बारे में, केस लो के बारे में आप लोग सुनेंगे। चले आगे, चलिए। एक पर्सन था बच्चों, मिस्टर एम। कौन था ये पर्सन, मिस्टर एम। ये क्या करता था, एक टिम्बर का बिजनेस करता था। या एक काम कर लेते हैं, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, मिस्टर एम है, he incorporated a company, इसने एक क्या बनाई, कंपनी बनाई, ठीक है। मान लेते हैं एम प्राइवेट लिमिटेड। किस चीज का बिजनेस करेगी सर, ये बिजनेस करेगी टिम्बर का। कोई मुझे बता सकता है टिम्बर किसको कहते हैं, लकड़, लकड़ियों का काम करेगा, टिम्बर का बिजनेस किया जाएगा, ठीक है। किसका बिजनेस किया जाएगा, टिम्बर का। क्लियर है यहां तक बात, यहां तक बात सबको क्लियर है कि टिम्बर का बिजनेस मिस्टर एम ने करना है। अब टिम्बर का है तो इसके पास स्टॉक में क्या पड़ा होगा, टिम्बर ही पड़ा होगा, ऑब्वियस ही बात है। नाउ मिस्टर एम एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। मिस्टर एम किसके पास जाता है, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, और टिम्बर का इंश्योरेंस करवाता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फायर।
ध्यान से सुनिएगा। एम एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और कहता है कि मेरे जो टिम्बर पड़ा है, मेरे कंपनी में जो सामान पड़ा है, मेरे कंपनी में जो सामान पड़ा है, टिम्बर पड़ा है, उसका इंश्योरेंस कर दो, उसको कभी आग ना लग जाए, क्योंकि सूखी लकड़ है, आग जल्दी पकड़ लेती है। तो डर लगता है कि कहीं आग ना पकड़ ले, नुकसान बड़ा हो जाएगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी में जाके इंश्योरेंस करवा लेता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस किसके बीच में हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज बिटवीन मिस्टर एम एंड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस किसके बीच में कर लिया इन्होंने? मिस्टर एम ने करा और इंश्योरेंस कंपनी ने किया। डन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए, बात समझ आई यहां तक? अभी तक हुआ क्या है? मिस्टर एम ने कंपनी बनाई जो किस चीज का बिजनेस करेगी? टिम्बर का बिजनेस करेगी। उसको डर था कहीं ये टिम्बर लक्कड़ को आग ना लग जाए, तो इसलिए उसने इंश्योरेंस करवाया और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एम और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हो गया। डन। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कहते कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद टिम्बर लॉस्ट इन फायर, आग लग ही गई। जिस चीज का डर था, आग लग ही गई। टिम्बर लॉस्ट इन फायर। ठीक है, जिस चीज का डर था वही हुआ, टिम्बर को आग लग गई। ठीक है, अब मिस्टर एम किसके पास गया? मिस्टर एम भागा भागा किसके पास गया? उड़ता उड़ता किसके पास गया? इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और इंश्योरेंस कंपनी को कहा ये देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कहते ये देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अब आप मुझे कंपेंसेशन दो। ही डिमांडेड क्लेम फॉर लॉस। कहता जो मुझे लॉस हुआ है मुझे उसका क्लेम दिया जाए, और इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया, डिनाइड। इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया। क्या कहती है इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी कहती है सर जी, मेंबर्स एंड कंपनी आर डिस्टिंक्ट। मेंबर्स और कंपनी क्या होते हैं? अलग अलग। इस कंपनी में एम इज मेंबर, ओके, इस कंपनी में एम मेंबर है, अलग अलग है। टिम्बर लॉस्ट इन फायर बिलोंग्स टू कंपनी, नॉट मिस्टर एम। कह रहे जो टिम्बर जिसको नुकसान हुआ, जो टिम्बर जल गया, जिसको आग पकड़ गई थी, जिस लकड़ी को आग पकड़ गई थी, वो लकड़ी किसका स्टॉक था? वो कंपनी का स्टॉक था। ठीक है, वो मिस्टर एम का स्टॉक नहीं था। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज टेकन बाय मिस्टर एम, नॉट बाय कंपनी। मतलब कह रहे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मिस्टर एम के नाम पे हुआ है, एम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नहीं हुआ। देयरफॉर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लाइबल। इंश्योरेंस कंपनी कहती है इसलिए मैं लाइबल नहीं हूं। आप में से कितने लोग इस दलील से एग्री करते हैं? केस समझ आ गया? बात समझ आ गई? तो इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया, क्या कह के? क्या कहा इंश्योरेंस कंपनी ने? इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा?
देखो इंश्योरेंस मिस्टर एम ने वेस्ट करे नहीं करे, इमोशंस में मत जाओ, कानून अंधा होता है, कानून किसी के आंसू नहीं देख रहा। फैक्ट्स को देखो, व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स, टॉक अबाउट दैट ओनली। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स व्हाट डू यू थिंक दैट इंश्योरेंस कंपनी ने जो कहा क्या वो सही कहा या गलत कहा? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स प्लीज बताइए, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर एम ने, जो कंपनी ने जो बोला, क्या वो सही बोला है या नहीं बोला? क्या लगता है आप लोगों को? प्लीज बताइए। एग्रीड? हाँ जी, बस 6-7 बच्चे ही एग्री हुए हैं, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ जी, देखिए अब क्या हुआ, ये इंश्योरेंस तो करवाया बट स्टॉक किसका था? कंपनी का था। लॉ कहता है कि लॉ, व्हाट लॉ सेज, लॉ कहता है मेंबर एंड कंपनी आर डिस्टिंक्ट। लॉ भी ये बात बोलता है कि कंपनी और मेंबर, अंशु ये क्या बोल रहे हो? अच्छा, मेंबर्स एंड कंपनी आर डिस्टिंक्ट, लॉ ने पहले ये बात ये बोली। द एसेट्स ऑफ कंपनी आर ओन्ड बाय कंपनी, कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी के ही होंगे। मेंबर्स डू नॉट हैव एनी राइट ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स का कंपनी के एसेट्स पे कोई भी हक नहीं होता। जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी के ही होंगे, मिस्टर एम के नहीं होंगे। ये जो स्टॉक था, ये जो स्टॉक था, ये स्टॉक किसका था? एम प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉक था, नॉट मिस्टर एम। मिस्टर एम का स्टॉक नहीं है वो, एम प्राइवेट लिमिटेड का है। टिम्बर नुकसान किसका हुआ? कौन सा टिम्बर जला है? टिम्बर लॉस्ट टू फायर बिलोंग्स टू कंपनी, नॉट मिस्टर एम। ठीक है ना, जो नुकसान जिस टिम्बर को हुआ है वो कंपनी को बिलोंग करता है, एम को नहीं बिलोंग करता। ठीक है, और कंपनी ने तो इंश्योरेंस करवा ही नहीं रखा, इंश्योरेंस तो मिस्टर एम ने करवा रखा है, कंपनी ने तो करवा ही नहीं रखा, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी लाइबल नहीं है। बात समझ आ गई? इसलिए इंश्योरेंस कंपनी लाइबल नहीं है। बताइए मुझे, बात समझ में आ गई सबको या नहीं आई? यस और नो? क्लियर हुई बात कि लॉ ने भी डिस्टिंक्शन कैसे क्रिएट करी? लॉ ने कहा, ध्यान से देखिए, व्हाट लॉ हैज सेड, लॉ ने सिंपली यही बात बोली कि भाई मेंबर्स और कंपनी तो अलग अलग होते हैं, कंपनी के एसेट्स पे मेंबर का कोई भी हक नहीं होता। बैलेंस शीट में जो एसेट्स आ रहे हैं, जो एसेट्स आ रहे हैं वो कंपनी के ही होंगे, मेंबर्स का इस पे कोई भी हक नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर क्योंकि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? एम और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एम और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ है और स्टॉक किससे बिलोंग करता है? कंपनी से, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए लाइबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए लाइबल नहीं है। बताओ, बात समझ आई? क्लियर है? यस?
अमित मिस्टर एम ने इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ी ना करवाया था, उसने तो कहा था कि मेरा बिजनेस है, उसने कहा था कि जो भी टिम्बर लॉस्ट इन फायर, एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से सुनिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कभी आप देखेंगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कभी देखेंगे तो वहां पे वो बस आपसे ये नहीं पूछता कि कौन सा इंश्योरेंस है, किधर पड़ा है, ऐसा नहीं पूछता, वो ये पूछता है हु इज एन इंश्योरर। इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस करता है, तो यहां पे आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, फिर यहां पूछेगा इंश्योरी कौन है, यहां लिखा गया मिस्टर एम। इंश्योर्ड, क्या इंश्योरेंस किया है, तो यहां लिखा जाता है टिम्बर लिखा गया, ठीक है, कितने केजी लिखा गया, मान लेते हैं 5000 केजी का करवाया, ये प्रीमियम लिख दिया गया, जैसे मान लो 500 रुपए प्रीमियम हो गया, ठीक है, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बनाया जाता है। अब यहाँ पे कहीं ये लिखा नहीं होता कि ये टिम्बर किसको बिलोंग कर रहा है, ये माना जाएगा कि टिम्बर किसकी बात हो रही है, मिस्टर एम की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सौरभ, इंश्योरेंस कंपनी ने लाइबिलिटी ली है ना, कि अगर इंश्योर टिम्बर मिस्टर एम का होता, अगर मिस्टर एम का भी टिम्बर का बिजनेस होता, मिस्टर एम का टिम्बर का बिजनेस होता, मिस्टर एम टिम्बर के बिजनेस में उसके पास भी स्टॉक पड़ा होता, मिस्टर एम का भी टिम्बर का बिजनेस होता, उसके पास भी स्टॉक पड़ा होता, और वो स्टॉक अगर लॉस हो जाता ऑन अकाउंट ऑफ फायर, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी देती उसको पैसा, फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देती, ठीक है। सार्थक कह रहे कंपनी के बिहाफ पर ही तो इंश्योरेंस किया था, अरे कंपनी के बिहाफ पे किया तो था, बट कंपनी के नाम पर होना चाहिए था ना, क्योंकि कंपनी के पास, कंपनी का एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कह रहे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। तो अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मिस्टर एम ने किया कंपनी के बिहाफ पे, एग्रीड, मिस्टर एम ने कंपनी के स्टॉक के लिए करा, बिल्कुल एग्रीड, बट कंपनी के नाम पे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से कंपनी जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी कहेगी भाई मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी हूं, मेरे नाम पे करता कॉन्ट्रैक्ट, किसने कहा नहीं करने के लिए, गलती यहां पे मिस्टर एम ने करी, मिस्टर एम ने गलती यहां पे ये करी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे कर दिया, जबकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, कंबाइन करोगे तो ये कहना चाहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी के नाम पर होना चाहिए, मेंबर एक्ट करेगा, यहाँ पे मेंबर ही डायरेक्टर था, मिस्टर एम ही डायरेक्टर था, तो मिस्टर एम ने ही कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, कंपनी के बिहाफ पे किया, बट किसके नाम पे किया, खुद के नाम पे किया, गलती कर दी ना खुद के नाम पे करने से, कंपनी के नाम पे करना था, कंपनी के नाम पे कर देता तो स्टॉक तो कंपनी का ही था, फिर इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए लाइबल हो जाती। बात समझ आई, ये गलती हुई थी यहां पे, बात समझ में आ गई। सौरभ, आपको पता है आजकल इंश्योरेंस ऑनलाइन भी हो जाते हैं, इंश्योरेंस करवाना सबसे आसान काम होता है, इंश्योरेंस क्लेम करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। जब इंश्योरेंस करवाया जाता है तो बिल्कुल सारे जल्दी जल्दी करवा लेते हैं, बिकॉज एजेंट इन्वॉल्व होता है, इंश्योरेंस एजेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वक्त आने पे क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इंश्योरी की जिम्मेदारी होती है कि वो ये सारी चीजें इंश्योर करे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सही हुआ है या नहीं हुआ। मैं भी जब इंश्योरेंस लेता हूं, मैं हर साल जब अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाता हूं तो मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिर से पढ़ता हूं, जब मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाता हूं तो मैं अपना इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ता हूं बैठ के कि क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। जब मैंने अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाया तो फिर मैंने उसमें भी देखा कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी क्लियरली कहते हैं कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लो, वक्त आने पे ये मत कह देना कि हमें ये बात नहीं पता थी। तो यहां पे भी मिस्टर एम की जिम्मेदारी बनती है
to ensure to provide correct details. Who is not providing the correct details? Mr. M is not providing the correct details. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से पूछा होगा किसका टिम्बर है, मिस्टर एम ने कहा मेरा टिम्बर है। मिस्टर एम ने अपना नाम क्यों लिखवाया, उसको कंपनी का नाम लिखवाना चाहिए था। गलती कौन कर रहा है, मिस्टर एम कर रहा है। आई बात समझ? अगर इसमें कंपनी की सील लगी होती तो बेटा इंप्लाइड था ना, फिर तो कंपनी के नाम पर ही हो गया। कंपनी का नाम होता तो कंपनी की सील भी होती, कंपनी का नाम ही नहीं था तो कंपनी की सील भी नहीं है। ठीक है अर्चित, कंपनी का नाम होता तो कंपनी की सील भी होती, कंपनी का नाम भी नहीं है तो कंपनी की सील भी नहीं है। राइट, बात समझ में आ गई? अब ये जो हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स हैं, कहते हैं ना इन 2 minutes गेट इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2 minutes, policybazaar.com, सुना है नहीं सुना? policybazaar.com पे जाओ, 2 मिनट में पॉलिसी मिलती है। व्हाट इट सेज, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, यस तनुषा मैंने ये चीज जवाब दे दी है आपको, कि अगर मिस्टर एम का अगर टिम्बर होता और उसको आग लगती तो फिर टिम्बर का इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ता, क्योंकि इंश्योरेंस मिस्टर एम के नाम पे हुआ है, इंश्योरेंस मिस्टर एम के नाम पे हुआ है और मिस्टर एम का नुकसान हुआ तो कंपनी को देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, सौरभ कह रहे क्या सर इस तरीके से मैं आपके बाइक का इंश्योरेंस मेरे नाम पर करवा सकता हूं? ये यहां पर इसलिए पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज अगर हम मोटर इंश्योरेंस करवाएंगे, अलग अलग तरीके की अलग अलग कंडीशन है। स्टॉक इंश्योरेंस में कोई कुछ भी नहीं देखा जाता, मोटर इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तो आप नहीं करवा पाओगे। और अगर आप करवा भी लोगे, और अगर आप करवा भी लोगे, मान लो आपने अपने नाम से करवा लिया और कल अगर मेरी बाइक को कुछ हो जाता है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी वो बाइक थी ही नहीं। अगर आपने इंश्योरेंस करवा भी लिया, इन एनी केस इंश्योरेंस करवा भी लिया, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखिए सौरभ, ये जो केस है ना, ये कोई आज का 2000 का केस नहीं है, 2013, 12, 20 का केस नहीं है। ये केस बहुत पुराना है। मैक्यूरा वाला जो केस डिस्कस कर रहा हूं, समवेयर 19, जब अंग्रेजों का टाइम चल रहा था उस टाइम का केस है ये। तब इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तब सिर्फ कागजी कार्रवाई होती थी। समझो मेरी बात, तब इतना कुछ होता भी नहीं था, नॉर्मल कागजी कार्रवाई के बेसिस पर ही काम होता था। क्लियर है? तो ये बहुत सी चीजें होती है बच्चों। अब अगर मैं ये देखिए, एक सेकंड में अभी policybazaar.com खोलता हूं। Now what does policybazaar says? अब क्योंकि चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं तो बहुत सी चीजें लिंक हैं। आप मेरे नाम पे मोटर इंश्योरेंस नहीं करवा पाओगे, क्योंकि आरसी वेरिफिकेशन हो जाती है। वेरिफिकेशन होती पता चल जाएगा आप मालिक नहीं हो, बाद में आप फालतू के क्लेम्स लेने आओगे, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे यहां पे देखो, क्विक इजी एंड हैसल फ्री, इंस्टेंटली आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। ये देख रहे हो, ये अलग अलग इंश्योरेंसेज हैं, ये सारे आपको इंश्योरेंसेज दिए जाते हैं। ठीक है, और अब एक बात देखिए, विद इन, और यहां पे आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहां पे सही इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, सही इंफॉर्मेशन देने का मतलब यहां पे ये है कि यहां पे लास्ट में बस यही बात हो जाएगी कि आपने इंफॉर्मेशन क्योंकि गलत दी थी, इसलिए हम देने के लिए लायबल नहीं है। आपको पता है अभी कोविड की वजह से, आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर स्पेशली।
हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? बिकॉज इतने सारे लोग इंश्योरेंस के क्लेम मांग रहे हैं, इतने सारे लोग इंश्योरेंस के क्लेम मांग रहे हैं, राइट। कितने सारे लोग बीमार हैं, हर लोग वो क्या कर रहे हैं, हर मोस्टली ने आजकल इंश्योरेंस करवा भी रखा होता है, किसी ना किसी के अंडर तो करवा ही रखा होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी पे वो क्लेम डाल रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी पे बहुत बर्डन आया हुआ है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसके सबसे ज्यादा इंश्योरेंसेज होते हैं ग्लोबली, सॉरी इंडिया में, उसके ऊपर तो इतना ज्यादा बर्डन आ चुका है। ठीक है। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये क्या करती है फिर? ये एक्स वाई जेड डिडक्शंस करते हैं। अब इनको भी तो पैसा बचाना होता है ना, ये भी क्या करते हैं, डिडक्शन कर देते हैं कि ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई थी, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखी हुई थी, ये चीज आपने एग्री करी थी, राइट। तो लाइकवाइज ऑलवेज एंश्योर दैट वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट, always ensure that whenever you are entering into contract, ठीक है, whenever you are entering into contract it is your responsibility कि आप सही इंफॉर्मेशन दे। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी या आपने कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई और बाद में जब आपने क्लेम अप्लाई किया और वो इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि गलत है, वो कि जो पता चल ही जाता है, ठीक है, तो फिर आपको कभी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। तो अगर आपने, सौरभ, अगर आपने मेरी बाइक का इंश्योरेंस करवा भी लिया जैसे तैसे करके, वक्त आने पे जब क्लेम मांगेंगे तो सबसे पहले वो कहेंगे आरसी लाके दो, फिर वो इंश्योरेंस कवर नोट को आरसी से मैच करेंगे, आरसी मेरे नाम पे, इंश्योरेंस तुम्हारे नाम पे, कोई क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम कैंसल। ठीक है। लाइकवाइज यहां पे हुआ, मिस्टर एम ने कैसे इंश्योरेंस लिया कैसे नहीं लिया, दैट इज नॉट अ कंसर्न, वी हैव अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट विद अस। फैक्ट के ऊपर बात करो। फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट्स कहते हैं कि भाई आपके पास एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि टिम्बर को अगर आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी मिस्टर एम को, क्योंकि मिस्टर एम ने कॉन्ट्रैक्ट किया। आग किसके टिम्बर को लगी? कंपनी के लगी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, कहते कि जब कॉन्ट्रैक्ट मेरा एम के साथ हुआ है तो मैं क्यों पैसे दूं। बात समझ आई मेरी? क्लियर होगी मेरी बात? बताइए, सारे बच्चा मेरे को बताएगा प्लीज। बताइए बच्चों, बताइए। क्लियर है? मजा आया? केस सुनकर मजा आया या नहीं आया? इंटरेस्टिंग केस लगा? डाउट्स आना जरूरी है, मुझे अच्छा लगा आप लोगों के दिमाग में डाउट्स आया, आपने अलग अलग सिचुएशन सोची, बिल्कुल अच्छी बात है, सोचो, हम तो डिस्कशन करने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग चीजें। चलिए, तो आई वॉन्ट अभी के अभी आप लोग एक बार ये केस नोट डाउन करिए, आप एक बार नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। एक बार इस केस लो को नोटबुक में नोट डाउन करिए, प्लीज एक बार ही नोट डाउन करिए। हाँ जी बच्चों, नोट डाउन करेंगे सब? यस और नो? रुके? कहां रुकना है बच्चे, बताओ।
हाँ लिख लो बच्चों, लिख लो, आप ही के लिए तो बैठा हूं मैं। हाँ जी लिखो। चले, लिखो, नीचे की तरफ लिखो भाई। सौरभ जी कह रहे अब चलो। कहाँ चलना है बेटा? यहीं बैठो, लिखो। लिखो जी लिखो। हाँ जी लिख लिया। बेटा ये एक बारी फेयर नोटबुक में लिख लेना। इससे क्या होगा कि बाद में जब मैं इसको रेफर करूंगा ना, तो मैं पेपर, ये बस मैंने आपको इसलिए लिखवाया समझाने के लिए। पेपर में ये ऐसे नहीं लिख के आना, पेपर में ना सिर्फ 4 लाइनें लिख के आनी है, वो मैं लिखवाऊंगा अभी। पेपर में जो लिख कर आना है वो बाद में लिखवाया जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी के अंडर। ये एक स्टोरी लाइन थी जो हमने बनाई थी, जिससे आप बाद में भी जब भी रिवाइज करें तो आपके पास ये स्टोरी लाइन हो, इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ लिख कर रख लो। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं सिर्फ लिख कर रख लो। सो so देट जब बाद में हम फिर से करेंगे, जब बाद में मैं अभी एक आध दिन बाद जब लिखवाना स्टार्ट करूंगा, फ्रेश लिखवाऊंगा, तब मैं सिर्फ केस का नाम लिखूंगा और डिस्क्रिप्शन लिखवाऊंगा जो पेपर में लिखना होगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, कि कभी आपको दोबारा बाद में समझना हो, अरे मैं क्यूरा केस क्या कहता था, तो वो ये कहता था जो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, लिखो फटाफट, फिर एक केस लो और डिस्कस कर सकते हैं। एक केस लो और डिस्कस कर सकते हैं बच्चों।
कर लिया बच्चों? चल सकते हैं बच्चों आगे? डन। चलिए, वेरी गुड। अब मेरे साथ सुनिएगा। नेक्स्ट केस एक छोटा सा केस है, ली वर्सेस ली। वैसे ये केस आधा घंटा खा जाएगा, या रुको, इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, वहां से रीडिंग कर लेते हैं एक बारी। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। हाँ जी सौरभ, ये ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड वाला केस है, बट अभी नहीं करेंगे उसको, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 1 घंटा पूरा लगाएंगे उस पर, ठीक है? 1 घंटा पूरा लगाएंगे, बट अभी पहले ये देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या लिखा है? व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है, क्या कह रहे हैं? जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है, इट इज क्लोथ विद द लीगल पर्सनैलिटी। वो क्या बन जाती है? लीगल पर्सनैलिटी, मतलब लीगल पर्सन। क्या बन जाती है वो? एक लीगल पर्सन। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स। उसके पास जैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास राइट्स अवेलेबल होते हैं, वैसे ही राइट्स, सेम राइट्स एंड पावर्स होती हैं। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कह रहे हैं इस ये मेंबर से अलग गिनी जाएगी। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कंपनी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, लोन रेज कर सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है। अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग। डिस्पोजिंग का मतलब होता है सेल करना। वो प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, एंजॉय कर सकती है, मतलब उसके बेनिफिट्स को यूज कर सकती है, और उसको लास्ट में सेल ऑफ भी कर सकती है इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पर, ठीक है? ये अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स भी एंटर कर सकती है। ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर। माना कि शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया, शेयर होल्डर ने कंपनी को क्या दे दिया? पैसा दे दिया, कैपिटल दिया, और इसी कैपिटल से कंपनी ने एसेट्स परचेज करे। बट ये एसेट्स किसके कहलाए जाएंगे? कंपनी के ही कहलाए जाएंगे। शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी।
शेयर होल्डर्स कंपनी की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते। बात समझ आई? क्या यह बात समझ आई आपको? दैट कंपनी के प्रॉपर्टी के मालिक शेयर होल्डर्स नहीं होते, चाहे उन्हीं के कैपिटल से हम लाए हो, बट उन्हीं के कैपिटल से लाने के बावजूद जो एसेट्स हम लेकर आए हैं वो कंपनी के ही एसेट्स कहलाएंगे, मेंबर्स के एसेट्स नहीं कहलाएंगे। सिंपल है। लैंग्वेज कैसी लग रही है, समझ आ रही है अब? यह आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज है। क्या आपको ये लैंग्वेज समझ आई? क्या आप सबको लैंग्वेज समझ में आ गई अच्छे से? इजी लगी? वेरी गुड। अब बच्चों एक टर्म है यहां पे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हमने ये भी डिस्कस किया था, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक कंपनी को आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस, ये एक प्रोसेस से बनी है, इसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ, इसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ। ठीक है। इसको लीगल क्यों बोलते हैं? इसको लीगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको क्रिएटेड बाय लॉ है। ये क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो हम इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है ना? तो लीगल क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। और पर्सन क्यों बोलते हैं? वाई वी कॉल इट अ पर्सन? बिकॉज इसके पास भी सेम राइट्स अवेलेबल होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के पास अवेलेबल होते हैं। कहते क्यों? जो कि राइट्स एक ह्यूमन बीइंग के पास अवेलेबल होते हैं, वैसे ही इसके पास भी कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम इसको पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, तो वी कॉल इट हिम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। डन? समझ आई बात मेरी यहां तक? क्लियर है? तो बच्चों आज आपको ना ये पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, और आज आपको सेपरेट लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इधर से ही आपको ये सारा पढ़ना है अभी के लिए, फिर बाद में मैं यही चीजें आपको अच्छे से नोटबुक में भी लिखवा के चलूंगा। इज दैट ओके? मेकिंग सेंस? राइट? हाँ जी, बताइए। क्लियर है यहां तक? तो आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, पहला होमवर्क दे रहा हूं फीचर्स ऑफ कंपनी का। आप एक तो ये पढ़ेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी और दूसरा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है जी? हाँ जी, कल का हॉलीडे होगा, बीइंग अ संडे कल का हॉलीडे होगा। ठीक है बच्चों, कल का हॉलीडे होगा बीइंग संडे। बाकी हम ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में मतलब मंडे को डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।